जय मंगल दोष एक्चुअली दोष नहीं है। कहा जाता है कि कुंडली में 12 भाव में से फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवंथ, एट्थ एंड 12th हाउस में अगर मार्स मतलब मंगल लेट जाए तो व्यक्ति की जी कुंडली में मंगल दोष आ गया एंड डरा दिया जाता है कि हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं है। मंगल दोष मतलब क्या? एक्चुअली मंगल दोष होता नहीं है एंड मंगल की वो फ्रीक्वेंसी या तीव्रता कम करने के लिए भी या कैंसलेशन के जो योग है वो बताए तो नहीं जाते किसी को भी। मंगल दोष के नाम से जातकों को डरा दिया जाता है एंड उसके बाद उनको कुछ उपाय बता दिए जाते हैं, लेकिन उससे कुछ चेंज हुआ ऐसा अभी तक तो ऑब्जर्वेशन में नहीं आया है। अभी देखो, मंगल के ऊपर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो तो मंगल दोष कैंसल हो जाता है। मंगल कर्क राशि में हो और वो फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, एट्थ या 12th हाउस में बैठ भी जाए तो भी मंगल दोष कैंसल हो जाता है। एंड मंगल के साथ मून हो तो भी मंगल दोष कैंसल हो जाता है। तो कैंसलेशन के योग कोई डिस्कस करता ही नहीं है। हम्म। वो तो सोचते नहीं, बस ये बता दिया जाता है कि मंगल दोष लगा है। मंगल दोष है और आपको ये पूजा करने पड़ेगी या फिर मंगल की मंगल वाले के साथ शादी करना। एक्चुअली मंगल मतलब क्या? मंगल मतलब एनर्जी, पैशन, एग्रेशन एंड डेयरनेस, कॉन्फिडेंस। तो जिस व्यक्ति के कुंडली में फर्स्ट हाउस के ऊपर मंगल का इम्पैक्ट आ रहा है उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज है, एक डोमिनेंस है पॉजिटिव वाला, एक कॉन्फिडेंस है। तो क्या ऐसे व्यक्ति आपको जीवन में नहीं चाहिए? ऑब्वियसली सभी को ऐसे व्यक्ति चाहिए जो कॉन्फिडेंट हो, जिनका कम्युनिकेशन क्या अच्छा हो। मंगल तो मंगल दोष नहीं है, ये तो बहुत अच्छी। मंगल दोष ये है ही नहीं, एक्चुअली योग है, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हैं। के तो इसको हम मंगल योग बोलेंगे। मंगल योग बोलो या मंगल पॉजिटिव है बोलो, ऐसा करके अगर आप प्रेडिक्शन देते हो तो जातक के मन में से डर निकल जाएगा। एज वेल, आजकल शादी की एज लड़का लड़की दोनों की डिले हो रही है, एज बढ़ती जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कि पंडित जी जातकों के मन में मंगल दोष का डर बैठा देते हैं। तो मंगल को मंगल वाली लड़कियां लड़के के लिए ढूंढने जाना, उसके लिए तो समय और ज्यादा बढ़ जाएगा। ट्रू। तो शादी अगर डिले शादी करे तो मंगल का वो जो मंगल दोष बोलते हैं या मंगल का इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है। 28 एज के बाद अगर शादी कर रहे हैं तो मंगल रिलेटेड दोष या योग जो भी हो उसको आपको फोकस करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। मंगल का मेजर इम्पैक्ट रहेगा 28 एज से पहले, उसके बाद नहीं रहेगा। तो बट दैट इज द बेस्ट टाइम कि जिनके योग बन है ऐसा तो वो अपना करियर पे या हर चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर हमें शादी करनी है तो कुंडली मिलान कैसे करनी चाहिए? आजकल गुण मिलान के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, जैसे कि 36 टोटल मतलब 36 गुण में से अगर 18 मिनिमम गुण आते हैं तो लड़का लड़की को शादी करने का परमिशन पंडित जी दे देते। बट ये इतना स्ट्रॉन्ग तो फॉर्मूला नहीं है शादी के लिए। जैसे कि 18 में से ज्यादा गुण मिल गए, 25 या 35 या 32, क्या गारंटी कि व्यक्ति का स्वभाव लिविंग एंड केयरिंग है? वो तो चेक नहीं किया। व्यक्ति की पर्सनल कुंडली में क्या शादी का सेटिस्फैक्शन अच्छा रहने के योग है? वो चेक नहीं किया गया। एज वेल, क्या डाइवोर्स के योग है? वो चेक नहीं किया गया गुण मिलान चेक करते समय। एज वेल, इन फ्यूचर शादी के इमिजिएटली बाद हेल्थ अच्छी रहेगी या कुछ हेल्थ के प्रॉब्लम्स आएंगे, ये भी चेक नहीं किया गया। आफ्टर दैट वी कैन कंसिडर कि अगर शादी के बाद ही व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन या जॉब चला जाए या बिजनेस बंद हो जाए तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट मैरिड लाइफ के ऊपर भी पड़ेगा। वो भी तो गुणमिलान के अनुसार प्रिडिक्ट करते टाइम वो ये भी नहीं चेक किया गया। सो गुण मिलान करना एक एक्चुअली देखा जाए तो धोखा है। गुण मिलान किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर कुंडली देखकर शादी करनी हो तो मेजर पॉइंट्स, एक तो व्यक्ति का नेचर, कैरेक्टर मतलब लिविंग एंड केयरिंग होना चाहिए, उसका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। एज वेल उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए इन फ्यूचर ऑल्सो। फाइनेंशियल कंडीशन आज के ठीक ठाक हो तो भी चलेगा, बट इन फ्यूचर वो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे होने के योग पत्रिका में होने चाहिए। एंड लड़की की कुंडली हो या लड़के की, दोनों की
संतति मतलब चाइल्ड जने के योग उस कुंडली में होने चाहिए। अगर समझो किसी की कुंडली में चाइल्ड होने का योग ही ना एंड अच्छे 30, 32 या 35 गुण आ गए तो करोगे क्या उसका? समझो 35 गुण आ गए या 36 में से 36 भी आ गए एंड हेल्थ खराब हो गई, तो क्या मैरिड लाइफ का प्लेजर सेटिस्फैक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। सो मैच मेकिंग करनी चाहिए नेचर, कैरेक्टर, फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशंस एंड कंसीविंग का प्रिडिक्शन देख कर ही। दिस इज द एक्चुअल मैच मेकिंग। अगर करना हो तो यही कीजिए। और शादी की एक्यूरेट क्या एज होनी चाहिए आजकल के टाइम में? देखो शादी की एज तो आजकल बहुत डिले हो रहा है, 28 29 मिनिमम लड़की की नॉर्मल हो गया है, एज तो हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि तब तक उस लड़का या लड़की को सेटिस्फैक्शन या रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रोबेबली माइंड डाइवर्ट रहता है, लड़कों का लड़की का दोनों का भी। सो शादी जितना जल्दी कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा दोनों के लिए, उन दोनों के फ्यूचर के लिए, उन दोनों के करियर के लिए भी। अगर शादी समझो सही एज में हो भी गई तो उन दोनों का एक प्रॉपर फोकस रहेगा उनके करियर के ऊपर। वो डाइवर्ट नहीं रहेंगे रिलेशनशिप के पीछे, या वो अच्छा दिखा या वो अच्छी दिखी उसके ऊपर टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं करेंगे। सो जितना हो सके प्रोबेबली 23, 22 या मैक्स टू मैक्स 24 एज तक अगर लड़का लड़की दोनों की शादी हो जाए तो उनका फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर रहेगा हर डायरेक्शन या हर एस्पेक्ट से। जैसे कि अगर शादी लेट हो रही है एंड प्रीवियस कुछ रिलेशनशिप्स है, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट किसी ना किसी रूप में इन फ्यूचर सामने आ ही जाता है। सो जितना हो सके बेटर इतना जल्दी शादी कर लीजिए। न्यूमरोलॉजी आपके अकॉर्डिंग क्या है? मूलांक, भाग्यांक, ये क्या है? देखिए प्रश्न तो आपने एकदम अच्छा पूछा, लेकिन न्यूमरोलॉजी के अनुसार मूलांक या भाग्यांक या डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो भी प्रिडिक्शंस दी जाती है उसके कुछ लिमिटेशंस है। जैसे कि समझिए नरेंद्र मोदी जी का जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस दिन सिर्फ एक ही तो पीएम बने। सचिन तेंदुलकर का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन सभी क्रिकेटर्स तो नहीं बने, उस दिन तो सिर्फ एक ही सचिन तेंदुलकर, लता दीदी भी एक ही बने। तो न्यूमेरोलॉजी के ऊपर से सिर्फ आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलते हैं व्यक्ति के बारे में, लेकिन एक्चुअल प्रिडिक्शन का पूरी प्रेडिक्शन नहीं पता लग नहीं पता चलती। समझो दो स्टूडेंट्स का सेम डेट ऑफ बर्थ है, दोनों भी सेम मेडिकल साइंसेस में है या फिर किसी भी स्ट्रीम में है, सीए में है या सीएस में है या इंजीनियरिंग में है, तो दोनों की मार्क्स या दोनों के परसेंटेज तो सेम नहीं आते। एज वेल कोई फेल भी होता है, कोई पास भी होता है। आइदर डेट ऑफ बर्थ इज सेम। सो डेट ऑफ बर्थ तो सेम है, मूलांक सेम आ गया, भाग्यांक सेम आ गया। बहुत बार तो जो ट्विंस होते हैं उनका भी शादी एक डेट पे नहीं होता एंड एक की शादी हुई दूसरे की शादी भी नहीं होती, नेचर भी डिफरेंट होता है। हमारे कॉलेज का एक एग्जाम्पल था, एक तो ट्विंस थे, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, एक सिविल इंजीनियरिंग में था। सो ये डिफरेंस कहाँ से आया? जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था उसकी शादी हो गई 2 साल पहले एंड जो सिविल में था उसकी शादी अभी तक नहीं होगी। सो जो डेट ऑफ बर्थ से न्यूमरोलॉजी आप चेक करते हो उसको ज़्यादा वेटेज देने की तो ज़रूरत नहीं है। पर्सनल हॉरोस्कोप इज मोर इम्पोर्टेंट, ऐसा मुझे तो लगता है। तो फिर न्यूमरोलॉजी को प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? अभी देखिए नंबर्स अगर चेक किए जाए मोबाइल के, हर एक का नंबर अलग है। डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है लेकिन हम जो मोबाइल नंबर कैरी करते हैं, ट्विंस भी हो या डेट ऑफ बर्थ सेम भी हो, तो सेम टू सेम एग्जैक्ट मोबाइल नंबर तो नहीं मिलता, हाँ जी। राइट? सो कोई भी प्रिडिक्शन की मेथड या विधि तभी काम करेगी जब उसमें कुछ तो सूक्ष्मता हो या डिफरेंसेस हो। सो हर चीज़ का एक फ्रीक्वेंसी होता है, वाइब्रेशन होता है। हम जो मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर 58 हो फॉर एन एग्जांपल, तो व्यक्ति के लाइफ में बहुत टाइम पैसा वेस्ट जाता है या किसी को पैसा दिया तो रिटर्न नहीं आता। अगर मोबाइल नंबर में हो 24 या 42 का कॉम्बिनेशन, तो मानसिक तान तनाव लेने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। एज वे किसी के मोबाइल नंबर में 28 या 82 का कॉम्बिनेशन हो तो व्यक्ति को एज वेल उसके मम्मी को डिप्रेशन का एक फैक्टर लाइफ में एक्टिवेट रहता है।
एज वेल 38 या 83 का कॉम्बिनेशन किसी के मोबाइल नंबर में हो, या फिर 48 या 84 का भी कॉम्बिनेशन हो, तो व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल हमेशा चलता रहेगा। सो नंबर्स या न्यूमरोलॉजी आप वहीं पे अप्लाई कीजिए जहां पर आपको प्रिसीजन्स मिलते हैं या कुछ तो डिफरेंसेस मिलते हैं। एल्स जस्ट डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप ज़्यादा डिपेंड रहने की ज़रूरत है ही नहीं। जब आपकी दशा अच्छी चलेगी तो आपको सक्सेस मिलेगा। व्यक्ति की दशा में अगर 6, 8, 12 की दशाएं एक्टिवेट है तो व्यक्ति को इजी प्रिडिक्शन कि उसे हॉस्पिटल्स या कोर्ट केसेस रिगार्डिंग कंडीशंस को फेस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। सो डिपेंड्स ऑन प्लैनेट, दशा एंड हाउसेस ओनली, नॉट जस्ट अ डेट ऑफ बर्थ। केपी एस्ट्रोलॉजी में फाइनेंशियल्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस हमारा वो कैसे चेक होता है? देखिए केपी एस्ट्रोलॉजी में सब लॉर्ड के अनुसार तो प्रिडिक्शन होता है। जैसे कि सेकेंड हाउस का सब लॉर्ड 6, 2, 10 या 11 को सिग्निफाई करे तो व्यक्ति के जीवन में बहुत बढ़िया पैसा आएगा। एज वेल जब जब दशाएं 2, 6, 10, 11 हाउसेस को एक्टिवेट करेंगी तब उस दशा में व्यक्ति को बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा। एंड जब दशाएं सेकेंड हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस को एक साथ एक्टिवेट करेंगी, मतलब कैसी एक ऐसे प्लैनेट की दशा आ जाए जो लॉर्ड हो 8th हाउस का या 12th हाउस का, एज वेल नक्षत्र भी 8th या 12th में बैठे सिग्निफिकेटर, तो उस ग्रह की दशा में व्यक्ति को मेजर लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। ओके, और हेल्थ को कैसे देखेंगे? हेल्थ के लिए देखो फर्स्ट हाउस होता है व्यक्ति के पर्सनली बॉडी का, हेल्थ का। छठा भाव मतलब 6th हाउस होता है डिसीज का, 8th हाउस ऑपरेशन एंड 12th हाउस होता है हॉस्पिटलाइजेशन का। जब तक 12th हाउस एक्टिवेट ना हो तब तक कोई ऐसी बीमारी आएगी ही नहीं या कंडीशन आएगी नहीं जिसके लिए या तो ऑपरेशन या रिकवरी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़े। हाँ, तो अगर छठे भाव के साथ 8वां भाव एक्टिवेट हो जाए किसी दशा अंतरदशा में, या छठे भाव के साथ 12वां एंड पहला भाव एक्टिवेट हो जाए तो व्यक्ति को उस ग्रह की दशा अंतरदशा में हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर जुपिटर की दशा हो गुरु ग्रह की, एंड गुरु ग्रह किसी की पत्रिका में 1st, 6th, 8th एंड 12th हाउस को एक्टिवेट करता है, सो देयर वुड बी अ चांसेस व्यक्ति को उस ड्यूरेशन में कैंसर का सामना करना पड़ सकता है। कोई मेजर हेल्थ इश्यू? एज वेल कोई ऐसे हेल्थ इशू जिसका इजीली क्योर ना था तो वो राहु, केतु या शनि की महादशा। एज वेल हाउसेस एक्टिवेट है छठे, 8वें और 12वें के साथ, फर्स्ट हाउस में इंपॉर्टेंट है। इस तरह की कॉम्बिनेशंस में व्यक्ति को लॉन्ग टर्म तक मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है। तो रिकवरी के लिए भी केपी एस्ट्रोलॉजी में जब किसी ऐसे ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी जो 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस को एक्टिवेट करता, तो जहाँ तक इजीली रिकवर हो जाएगा कितने भी बड़े डेंजरस से डेंजरस डिसीज से या ऑपरेशनल कंडीशंस से। जैसे कि अगर हाँ लेडी की पत्रिका हो एंड शी इज प्रेग्नेंट, उस ड्यूरेशन में मंगल या केतु की अगर दशा या अंतरदशा आ जाए, एज वेल उन दोनों में से कोई 8वें या 12वें भाव को सिग्निफाई करे तो देयर वुड बी अ चांसेस ऑफ मिसकैरेज, समटाइम्स देयर वुड बी अ चांसेस ऑफ अबॉर्शन आल्सो। सो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में मंगल या केतु की दशा या अंतरदशा ना हो तो ही बेटर।